हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट नाम की इम्पोर्टेंट किताब के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम भूमि संसाधन को देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे मजबूत आधार क्या है? तो भोजन, घर, कपड़े, सड़कें और यहाँ तक कि हमारी सांसों के लिए ज़रूरी पेड़, सबकी जड़ है हमारी भूमि यानी कि हमारा लैंड। तो आज हम समझेंगे भूमि संसाधन, उनका उपयोग, समस्याएं और संरक्षण के बारे में। तो चलिए चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम एक छोटे से परिचय के साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि है। यह सभी जैविक और अजैविक घटकों को आदान प्रदान करती है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, घर, खेती आदि। तो जो भूमि है वो सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन की नींव भी है। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सबको जो आधार है वो भूमि ही देती है। भूमि संसाधनों का उचित प्रबंधन हमारे अस्तित्व और सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो घर, खेती, उद्योग, हर गतिविधि भूमि पर ही आधारित है। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए, अगर अचानक धरती की ऊपरी उपजाऊ परत गायब हो जाए तो किसान क्या उगाएंगे, पेड़ कहाँ खड़े होंगे और हम कहाँ पर रहेंगे? तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा भूमि संसाधन को लेकर आता है। तो अब हम भूमि संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भूमि संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए हैं। तो भूमि संसाधन वे है जो पृथ्वी की सतह से जुड़े हैं। इनमें हमारे शामिल है जैसे कि खेती हो गया भूमि, वन क्षेत्र, चारागाह, आवास और उद्योग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि। तो ये हमारे होते हैं जैसे कि कृषि योग्य भूमि हो गई, वन क्षेत्र हो गए, चारागाह हो गए, आवास और उद्योग के लिए भूमि हो गए। उदाहरण के लिए कृषि के लिए उपजाऊ जीवन, वनों की लकड़ी, बंजर भूमि। तो यह सिर्फ जमीन ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। तो ये तो हमारे भूमि संसाधन थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज यानी कि भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन के बारे में। तो भूमि आच्छादन का मतलब है किसी स्थान की भूमि पर मौजूद चीजें जैसे कि जंगल, जलाशय, बस्ती। तो भूमि इच्छा आच्छादन वही है जिसमें किसी स्थान पर क्या मौजूद है, जैसे कि जंगल, जलाशय, खेत, तो वही हमारा भूमि आच्छादन हो गया। अब भूमि उपयोग परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ भूमि का उपयोग बदल जाना, जैसे खेती की भूमि पर कॉलोनी बन जाना, वनों की जगह औद्योगिक क्षेत्र बन जाना। और यह परिवर्तन प्राय मानव गतिविधियों के कारण होते हैं और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो समय के साथ भूमि का उपयोग बदलना, उसको हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पहले कहीं पर खेत थे, वहां पर कॉलोनियां बन गई और जो जंगलों की जगह थी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बन गए। जैसे दिल्ली और मुंबई हो गए, तो जो कभी खेत और जंगलों से घिरी थी अब कंक्रीट के जंगल वे बन चुके हैं। तो ये हमारा भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भूमि क्षरण को लेकर। तो अब हम भूमि क्षरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भूमि क्षरण आकर होता क्या है। तो भूमि क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की गुणवत्ता कम हो जाती है और वह उपजाऊ नहीं रह जाती।
तो भूमि की गुणवत्ता घट जाना और उसका उपजाऊ ना रह जाना, उसको ही हम भूमि क्षरण कहते हैं। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक खेती, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना, ज्यादा प्रयोग करना, वनों की कटाई या फिर जल और वायु द्वारा अपरदन। तो यह वैसे ही है जैसे कोई इंसान दिन रात बिना आराम के काम करे और धीरे धीरे उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो यही हमारा भूमि क्षरण था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मृदा अपरदन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं मृदा अपरदन के बारे में। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं मृदा अपरदन होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक मृदा अपरदन का ये आपका फोटो है। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यह हवा, पानी, बाढ़ या ढलान पर खेती के कारण हो सकता है। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये इसके कई परिणाम होते हैं, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति घटती है, खेती असंभव हो जाती है और बंजर भूमि भी बढ़ती है। तो जो खेत है वे बंजर हो जाते हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। ये सभी इसके परिणाम है। जैसे कोई किताब का पहला पन्ना बार बार फट फाड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं बचेगा। मिट्टी भी कुछ ऐसी ही है। तो यही था हमारा मृदा अपरदन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मरुस्थलीकरण। तो अब हम मरुस्थलीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मरुस्थलीकरण आखिर होता क्या है। तो मरुस्थलीकरण भूमि के रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया है। यह भूमि क्षरण का चरम रूप है। तो जब उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाए तो उसको ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये भी हमारे कुछ मुख्य कारणों के से होती है, जैसे कि वन कटाई हो गई, तो जो वनों की अत्यधिक कटाई है उससे, अति चराई हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गई, जल स्रोतों का सूखना हो गया। तो ये सभी कारण है मरुस्थलीकरण के। परिणाम इसका यही होता है कि जैव विविधता की हानि, ग्रामीण आजीविका पर असर, ये सभी इसके परिणाम है। तो स्टूडेंट, राजस्थान के कई इलाके पहले उपजाऊ खेत थे, लेकिन आज सूखा और रेत का साम्राज्य है। तो यही हमारा मरुस्थलीकरण है। तो यही था हमारा मरुस्थलीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वनों की कटाई। तो अब हम वनों की कटाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो वनों की अत्यधिक कटाई है, जो कि हमें सांस प्रदान करते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हम फिर भी उनकी कटाई करते हैं। तो यही हमारा वनों की कटाई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वनों को हटाकर वहाँ खेती, बस्ती, सड़क या उद्योग बनाना वनों की कटाई कहलाता है। तो जंगल हटाकर खेती, सड़क या उद्योग बनाना वनों की कटाई कहलाता है। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को देख लेते हैं। तो प्रभाव में सबसे पहला आता है जलवायु परिवर्तन हो जाती है, वर्षा में कमी आने लगती है, जैव विविधता का नाश होता है या उसका नुकसान होता है, मिट्टी का अपरदन या भूमि अपरदन होता है। तो ये सभी हमारे कुछ प्रभाव है वनों की कटाई के। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर हिमालय की वादियों से जंगल गायब हो जाए तो नदियां सूख जाएगी, बाढ़ और भूस्खलन ये सभी आम बात हो जाएगी। तो यही थी हमारी वनों की कटाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है खनन और बांध निर्माण के प्रभाव। तो खनन के दौरान जमीन की खुदाई होती है, जिससे पर्यावरण असंतुलन होता है। तो खनन हम उसे कहते हैं जब जमीन की खुदाई से मिट्टी और पानी प्रदूषित होते हैं, जैव विविधता घटती है, लोग विस्थापित होते हैं, तो उसको ही हम खनन कहते हैं। तो इसके कुछ प्रभाव भी है, जिसमें मिट्टी और जल प्रदूषण होता है, साथ ही वन और जैव विविधता का नुकसान होता है और लोगों का विस्थापन भी होता है। तो ये तो हमारे खनन के प्रभाव हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है बांध निर्माण के प्रभाव। तो अब हम बांध निर्माण के भी जो हमारे कुछ प्रभाव है उनको देख लेते हैं, जिसमें जल स्रोतों पर नियंत्रण आता है, साथ ही लोगों का विस्थापन और सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है, और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव या पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ना भी ये सभी बांध निर्माण के प्रभाव है। तो जैसे नर्मदा घाटी परियोजना थी जहाँ लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। तो यही हमारे बांध निर्माण के प्रभाव या खनन के प्रभाव थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। तो अब हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, यानी कि भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के कदम, जिसमें सबसे पहला आता है संरक्षण। कृषि को हमें अपनाना चाहिए, साथ ही हमें पुनर्नवीकरण और वनों का संरक्षण करना चाहिए, और अपरक्षण रोधी उपाय जैसे कि कंटूर खेती, ढलान पर घास लगाना, जो कि मिट्टी संरक्षण तकनीकें है, इनको अपनाना चाहिए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो सकती है इसमें, जैसे कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये सभी हो सकते हैं। तो यही थे हमारे भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। इसके
जैसे कि आप समझिए इंदौर शहर ने कचरे का सही प्रबंधन करके पूरे देश में मिसाल बन गया। वैसे ही अगर हर भूमि का सही प्रबंधन करेंगे तो रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। तो यही था हमारा भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम एक छोटे से सारांश के बारे में बात कर लेते हैं, छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारांश में हम देखेंगे भूरी भूमि हमारे अत्यंत जी आवश्यक संसाधन है। भूमि के विभिन्न उपयोग मानव विकास और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भूमि हमारे जीवन की रीढ़ है। गलत उपयोग से भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही है। तो परंतु अत्यधिक दोहन से भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन जैसी समस्या बढ़ रही है। अतः भूमि का सतत जिम्मेदार प्रबंधन ही समाधान है। तो इसका समाधान यही है कि सतत और जिम्मेदार प्रबंधन। तो स्टूडेंट याद रखिए, भूमि सिर्फ जमीन ही नहीं है, यह हमारे आने वाले पीढ़ियों की धरोहर भी है। अगर हमने इसे बचाया तो भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। तो यही हमारा एक छोटा सा सारांश था, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा 5th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।